नमस्कार। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सारी संस्कृतियों को अपने आप में समाहित करने की शक्ति रखती है। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति चिरंतन है। एक और विशेषता है, कहा जाता है ये नित्य नूतन चिर पुरातन, यानी ये नई चीज़ों को अपने अंदर अंगीकार भी करती है और साथ में पुरानी चीज़ों का भी उतनी ही शिद्दत से जतन करती है। और ऐसी ही कुछ बात आज के हमारे मेहमानों में है, जो हमें बताने वाले हैं कि कैसे संस्कृतियों का मेल होता है और कैसे संस्कृतियां आपस में मिलकर एक दूसरे को संपुष्ट करती हैं, एनरिच करती हैं। और इसीलिए देशों में झगड़े हो सकते हैं, सीमाओं के झगड़े हो सकते हैं, नदियों पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो हमें जोड़ने का काम करती है। और इसीलिए संस्कृति दरअसल हमारे समाज का, हमारे सभ्यता का सबसे मजबूत धागा है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्रेड ऑफ द सिविलाइजेशन। और इसलिए आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सितार वादक पंडित शुभेंद्र राव जी हमारे साथ हैं और उनके साथ शासकीय राव डी हास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चैलो वादक हैं। आप दोनों एक ऐसी दंपत्ति हैं, एक ऐसे पति पत्नी हैं जिन्होंने एक कलाओं का एक ऐसा समागम, संस्कृति का एक ऐसा समागम प्रस्तुत किया है, न सिर्फ भारत में, भारत से ज़्यादा विदेशों में, जिससे एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। शुभेंद्र जी, शासकीय जी, आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार जोशी जी। नमस्कार। बहुत शुरुआत बहुत अच्छी हुई और इतनी सुरीली शुरुआत के लिए पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई है। आपसे शुरुआत करते हैं जी। आप मूलतः दक्षिण भारत से हैं जी। आपका परिवार संगीतमय था, आपके पिताजी खुद सितार वादक, आपकी माँ सरस्वती वीणा की साधिका, लेकिन आपके पिताजी ने आपको दक्षिण भारतीय संगीत सिखाने की बजाय कहा कि आप भी पंडित रविशंकर के शिष्य बनिए, आप पंडित रविशंकर के साथ सीखिए। तो ऐसा आपके मन में भी था या सिर्फ पिताजी ने कहा कि आप सीखिए तो आप आ गए? बात ऐसे है जोशी जी कि मतलब घर में दोनों, जैसे आपने कहा, वीणा और सितार दोनों है, रखा ही हुआ था। तो मेरा जो नेचुरल जो इंक्लिनेशन हुआ वो सितार की तरफ ही चला गया। और ऑफ कोर्स पिताजी का असर तो ज़्यादा ही था। तो सिखाना तो बहुत बचपन से ही हो गया। और सबसे बड़ी बात कि मेरे गुरु भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के वो हमेशा जब भी बैंगलोर आते थे, क्योंकि मैं बैंगलोर के निवासी था, तो जब भी बैंगलोर आते थे तो मेरे दादी जी को मिलने के लिए ज़रूर घर आते थे। और हमारे घर में गुरु का स्थान सबसे ऊपर, सबसे, तो माँ दत्तात्रेय का एक तस्वीर है, तो आदि शंकराचार्य का है, तो पंडित रविशंकर जी का है। तो बस वो माहौल में जहाँ पे है था बचपन से, तो इंक्लिनेशन भी उसी तरफ ज़्यादा चला गया। और बस मैं इवन बिफोर आई न्यू आई वाज ऑलरेडी प्लेइंग द सितार। तो कितने, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू फर्स्ट टाइम यू प्लेड द सितार? मुझे भी याद नहीं है। बोलते हैं कि बोलने से पहले मैं गाना गाता था। दैट्स वंडरफुल। तो सारेगामा जो था वो इवन बिफोर आ ई से पहले सारेगामा था। यानी जो संगीत का जो वातावरण है, जब माता पिता दोनों ही संगीत के साधक हैं जी। और ऐसा गुरु शिष्य का जो वातावरण है वो जब होता है तो एकदम से निश्चित तौर पर जो बच्चे के मन में जो संस्कार पड़ते हैं वो तो रहते ही हैं ऐसे। लेकिन कभी आपको लगा कि मुझे वायलिन, चूँकि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में वायलिन बहुत प्रचलित है, इवन फ्लूट फॉर दैट मैटर, या गाना भी अपने आप में दक्षिण भारतीय गाना है, तो कभी आपका ऐसा लगा कि आकर्षण हुआ हो कि माँ जो सरस्वती वीणा की साधिका है तो थोड़ा इस तरफ भी झुकाव हो? ऐसा नहीं, मैंने कर्नाटिक वोकल सीखा भी। अच्छा। क्योंकि लेकिन इट वाज क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन हमारे पूरा जो उसको हिंदुस्तानी संगीत को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि साउथ का जो लय का जो उनका जो कंट्रोल है, तो मेरे गुरु भारत रत्न रविशंकर जी ने पहले से कहा कि तुम साउथ इंडियन ज़रूर सीखो, कर्नाटिक गाना ज़रूर सीखो, ताकि उनकी जो एक सोच है लय के बारे में, वो सब तुम अपना फिर हिंदुस्तानी में भी डाल सकते हो। तो मैं विद्वान टीवी गोपाल कृष्णन जी, उनके पास मैंने काफ़ी सीखा कर्नाटिक वोकल और ताल के जो बारे में। तो उसको फिर मैं
बहुत अच्छी बात है. And Saskia, you belong to Netherlands, and as he rightly said that Guru Shishya Parampara plays an important role. I don't know whether in Netherlands you have that kind of a tradition or not, but your background was equally rich as music, as far as music is concerned. Yes, I think so. I think so. In my family, everyone plays music. Most of my aunts and uncles are violinists, and so there was always music in the house, always. And it was very clear from a young age that I would be playing the cello always. But there would be Indian music came as a surprise, Yeah. not in the last place to myself, of course. But Yeah. then why cello? You didn't opt for piano or say violin. Actually, that was more popular in your family. That is what I could read. Yes, but my grandfather, Yeah. next to being an engineer, was also a very good cellist. Okay. And I was very close to him, so I also wanted to play the That's cello. great. Yeah. But was your inclination towards Indian classical music sort of increased when you met Pandit Hariprasad Chaurasia at Rotterdam, or Oh, it's like absolutely, absolutely. I think I was very, very fortunate to meet the right people at the right time. great? First time I came to Delhi, I learned from Dr. Sumati Mutavkar. Yeah. And then I came back and got all this opportunity to learn from Guruji as well. So he has been very influential, and yeah. But you see, when Shubhendra says about his guru Pandit Ravi Shankar ji, he was playing sitar and he also picked up sitar. Exactly. Your guru was an eminent flutist. He is an eminent flutist, we know that. But how come that he taught you this difficult instrument, I would say? I was already a cellist. Yeah. I had to unlearn a lot, of course, yeah. but because to reinvent oneself, you have to first go back in a way in learning with complete surrender and humility. So, but as a flautist, he had done so much amazing work himself, so he could understand what I was going through, and he was also told me from the beginning, I don't want you to play like a flute or like a violin or like a sitar, but play like the cello. Cello, yeah. That is more important. And that was, Yeah. I mean, apart from all the other talim, that was really, That's wonderful. And yeah. Shubhendu ji, that actually prompts me to ask you, when there is a confluence like this, जब ऐसा कहीं मिश्रण होता है तो आपस में थोड़ा सा टकराहट, ये ना झगड़ा, जैसे मैं सोचता हूँ कि हमेशा ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत संगीत का एक झगड़ा है, और कई जगह तो मैंने ये देखा है कि बिल्कुल जानकारी ही नहीं रहती, यानी जो दक्षिण भारत संगीत के सुपरस्टार्स हैं कई बार उनका नाम उत्तर भारत में कोई जानता ही नहीं, ये ऐसा ही शायद उल्टा भी होता होगा, आई एम श्योर. तो आप एक ऐसे कॉम्बिनेशन है कि आप दक्षिण भारत से आए, वहाँ का भी संगीत सीखा और उत्तर भारत के संगीत में अपना नाम कमाया. आपके अंदर ये कन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी कभी हुआ होगा और आपने कभी एक कन्फ्लिक्ट देखा भी होगा? संगीत ऐसा एक चीज़ है जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको दूर कर देता है, बिकॉज एक उसका जो एक प्योरिटी है संगीत में, तो मेरे लिए कभी मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, कोई कहीं पे भी, मैं बस आई लिव माई म्यूज़िक, और वो जो है आई थिंक दैट वो अपने आप एक रास्ता हमेशा बनता रहता है. कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग कोई होना ही नहीं चाहिए. तो मेरे लिए कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, कभी दिक्कत नहीं हुआ. लेकिन जैसे दक्षिण भारत में जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है जी, वहाँ भी किसी ने पूछा होगा कि व्हाई डिडंट यू पिक अप आवर ओन म्यूजिक, आप उधर क्यों चले गए, ऐसा कभी नहीं किसी ने पूछा? लोग पूछते हैं या लोग बोलते हैं, लेकिन अब खुद के लिए कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा. लोग अगर पूछे तो जो मन में है या जो एक झुकाव एक तरफ आ जाती है, तो इनको भी देखिए, ये भी कहाँ से कहाँ आके साड़ी में बैठे यहाँ पे. तो म्यूजिक इज समथिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर rather than divides. Yeah. That's a wonderful saying, Shubhendu ji, and that is what I was prompting to ask you. Learning to unlearn is an important thing, and you know, कोई भी ग्लास
until unless, I mean, I want to fill your glass, but it has to be empty. Then only I can fill your क्या glass. बात? Absolutely. So, wow. Yeah. ये how difficult was this process to unlearn whatever you have learned from your earlier sort of culture and tradition? It was not that I had to unlearn it. It was more that I needed to park it, to revisit after some time, because so I think curiosity, to want to learn, to have that childlike curiosity always, and I think I in that way never fully grown up. So that curiosity to learn, to go deeper, that is yeah, I didn't set out to perform Indian music. I just wanted to learn more. Yes, of course. So then the pool became more and more and more, and one layer goes, a new layer appears. So that is the learning Yeah, process. that's very beautiful process. I mean, the way you have explained it looks very beautiful. I know how painful it is when you practically do it. एक सवाल आपसे और था जी कि आप तो वहाँ अच्छे खासे बेंगलोर में जी। अपने घर में थे, कंफर्टेबल थे, वहीं पे सारा माहौल भी था. इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल, यू नो, बिल्कुल, एक अच्छे कंफर्ट जोन में थे. तो फिर व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू कम टू दिल्ली एंड रियली सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल इन द इनिशियल स्टेजेस, आई मस्ट से? एक गुरु की बुलावा. मैं उससे पहले जब भी गुरुजी से सीखता था वो अलग, क्योंकि बहुत छोटा भी था, 12-13 साल में, तो कभी वो पुणे में बुला देते थे या दिल्ली या ऐसे हर जगह पे, क्योंकि उस टाइम पे पंडित रविशंकर जी मतलब एक जगह पे 5 दिन 4 दिन मिलना ही मुश्किल होता था, बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग 365 दिन उनका. तो जब भी उनके पास 5 दिन 6 दिन एक जगह पे था तो ही यूज्ड टू कॉल मी. तो मैं आ जाता था उनके पास तालीम लेके. फिर बाकी साल जो है, गुरु का तालीम 5 दिन है, लेकिन उसको हज़म करने के लिए आपको 500 दिन चाहिए. तो वो हज़म करने के लिए मैं यूज्ड टू गो बैक होम बैंगलोर, रियाज करता था until I meet him next time. फिर when I was 18 साल का जब था, तो उनका फिर उन्होंने यहाँ पे एक गुरु शिष्य परंपरा बनाने के लिए सोचे. और 1984 में when I was 19 उन्होंने कहा कि अब तुम जो है तुम दिल्ली आ जाओ. और गुरु शिष्य परंपरा में उनके साथ मैं 9 साल रहा, और उनके घर में उनके साथ उनका सेवा करते हुए मैंने सीखा. तो फिर घर का जो एक कंफर्ट जो है, वही कंफर्ट मुझे अपने गुरु के घर में भी मिला है. ब्यूटीफुल. और गुरु वही होते हैं जो मतलब अपने शागिर्द को, अपने शिष्य को अपना बेटा अपना ये समझ के ही सिखाया, उनका देखभाल करें. एंड इसमें मैं आई हैव टू कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी लकी. ऐसे गुरु मिले. और दिल्ली, फिर उसके बाद दिल्ली ही मेरा घर हो गया तब से. नहीं, मैंने कहीं पंडित रविशंकर जी की बायोग्राफी में भी पढ़ा है, और भी कई लोगों से जानकारी मिली कि द वे ही वाज ट्रीटेड इन हिज गुरुज हाउस, बिल्कुल, दैट इज व्हाट ही हैज इनहेरिटेड. बिल्कुल. मतलब ये बड़ी बात होती कि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के यहाँ उस समय पंडित जी जाके रहे और शिष्य की तरह, और उन्होंने एक जिस तरह की शिक्षा ली. एंड वी ऑल नो दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, पर गोल्डन पेज ऑफ हिस्ट्री. द वे द गुरु एंड शिष्य शुड बी लाइक, इट्स एन एग्जाम्पल. And I'm happy that he inherited, and not only inherited, he also sort of transmitted everything to you. परंपरा तो यही इसी आपने लेकिन उनके साथ जब 18-19 साल के थे तब स्टेज पर भी बजाया उनके साथ? बिल्कुल. मैं फर्स्ट टाइम आई सैट ऑन स्टेज विद हिम, आई वाज 17. यहीं दिल्ली में सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में. तो फर्स्ट टाइम आई प्लेड विद हिम. उसके बाद काफ़ी सारे उनके जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए, सोलो कॉन्सर्ट्स में भी दिल्ली में या कलकत्ता. एक शरारती सवाल है जी. कई बार होता है जब आप यंग रहते हैं, यू आर फुल ऑफ एनर्जी. जी. कई बार आप ऐसी चीज़ करते हैं जो गुरु भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है. ऐसा कभी स्टेज पे किया है 17 साल की उम्र में आपने? माय फर्स्ट कॉन्सर्ट उनके साथ, सोलो कॉन्सर्ट जो था, मुझे पता भी नहीं था. मुझे पता चला जब 12 बजे दोपहर को कि मुझे 5 बजे उनके साथ बजाना है शाम को. तो ऑफ कोर्स पंडित रविशंकर जी कहाँ पे, और मैं 18-19 साल का. सो 5 बजे जब उनके साथ स्टेज पे बैठा, मैं तो हिल गया था. मैं तो सोचा था कि तानपुरा बजाना है, अब अचानक सितार पे देखे तो. लेकिन ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ में काफ़ी नर्वस था, तो ज़्यादा बजाया नहीं.
तो इंटरवल में गुरुजी खुद ही बोले कि बेटा सेकंड हाफ में थोड़ा बजाओ, अच्छा। और थोड़ा बजाओ। तो बजाए तो ताली लग गया ऑडियंस से। लेकिन आई थिंक इट वाज मच मोर ऑफ एन एनकरेजमेंट Yes, of देन course. एनीथिंग एल्स, हाँ, कि एक छोटा सा हाँ, that's बजा रहे अपने गुरु के साथ। बहुत अच्छी है। Saskia, have you ever played with your Guruji? I have seen you I playing. know. Yeah, that Exactly. of course I will come later. Yes. But otherwise, have you played with Guruji? No, because the instrument is in a Yeah, of different course. pitch. Yeah. So unfortunately, I can't Yeah. accompany But him. but Pandit Hari Prasad ji also did an experiment with guitar. In fact, his famous has concert done. in which he plays Ahir Lalit. बिल्कुल। It is Yeah. with the guitar only. So I thought He is very, I mean, that way a lot of experiments and a lot of wonderful disciples around the world. yes, of course. वाह, बहुत सुंदर। ये जो कल्चरल कन्फ्लुएंस या कन्वर्जेंस की बात जब हम करते हैं जी, तो हमको ये समझ में आता है कि कैसे हमारी संस्कृति या हमारा संगीत विदेशों में लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। जी, और मुझे लगता है कि यू आर वन ऑफ द म्यूजिशियंस, रेयर कॉम्बिनेशन हु हैज़ प्लेड मोर आउटसाइड इंडिया दैन इन इंडिया। जी। एम आई राइट? ऐसा बस चलता है behavior। तो भारत से ज़्यादा जब आपने बाहर बजाया है, विदेशों में बजाया है, तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंडित रविशंकर वॉज दी पायनियर इन टेकिंग आउट इंडियन म्यूजिक आउटसाइड बिल्कुल। इंडिया। एक वो समय था, फिर बाद में धीरे धीरे ये दौर आया, अब आपका दौर है। जी। तो क्या फ़र्क आपने देखा इस दौरान में कि पहले भारतीय संगीत को कैसे लिया जाता था विदेश में और अब भारतीय संगीत को कैसे लिया जाता है विदेश में? पहले जब शुरू हुआ था एक एग्जॉटिक फीलिंग हुआ था कि एक नया कुछ शुरू हो रहे, तो उस इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन जो सब कुछ योगा एंड एवरीथिंग, तो वो उस फीलिंग से लोग शुरू किए थे सुनना इसको। लेकिन जितना सुनने तब उनको पता चला कि इसकी डेप्थ भी क्या है, तो लोग फिर
इसको सीखना शुरू किए, फिर इंडियन जो पूरा जो वेद है ये सब जानना ज़्यादा शुरू किए, तो आज जब हम जाते हैं और कहीं पे भी बजाते हैं, लोग वाकई में बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, जो इसके डेप्थ को जानते हैं, इसकी गहराई को जानते हैं। कितने कलाकार लोग अभी हर जगह पे है, to the point that, like Saskia always says, कि it is a part of global heritage. Yeah, it has become exactly. a part of global heritage. Yeah. Really? Indian music. Yeah, that in fact I was sort of coming to that only, that unfortunately we did not realize this power and strength of our Indian music, which really plays an important role in बिल्कुल। creating our identity बिल्कुल। outside India. Absolutely. But it's just too good to leave only in India. Yeah, that's what I'm saying. So, like, I mean, in a way, Western classical music, it started in Europe, but now some of the greatest musicians are from China or Korea. Yeah, of course. So I feel similar developments have been there in Indian classical music. You have performers and listeners all over the world, and from different backgrounds. But we always wanted to live in India, so we perform a lot in India as well, yeah. because that is still, it is still from this earth, from this. The feeling is different. Yeah, but then a Dutch lady performing Indian classical music in US, for instance, creates a very mesmerizing combination. I don't know. I honestly, it's we always see just one world, one people, exactly. and the. और हमारे हमेशा हमारा ये था कि इस संगीत की जो एक जड़ है, वो इस मिट्टी से, इस धरती से, इस कल्चर से रोज हम लोग वी हैव टू लिव दैट म्यूजिक, और वो यहीं पे होता है। हाँ, बाहर जाके हर जगह पे बजाना एक अच्छी बात है, लेकिन इफ यू हैव टू लिव योर म्यूजिक, वो यहीं पे हो सकता है। तो इसलिए आई मीन इवन शादी के बाद वी डिसाइडेड नहीं, इसको हम घर जो है वो यहीं होना चाहिए। दैट्स वंडरफुल। और एक only to for the benefit of our viewers and listeners, you have made some changes in the instrument to call it Indian cello. Yes. So what are those, if it is not too much technical to explain? It's not at all. Yeah. These. So we have these strings and then extra playing string. Okay. Normal has. Yeah. And tuned differently. The cello normally is played sitting on a chair. Yes, of course. It's much bigger. Yeah. So it is really a new instrument. Yeah, it's a new But instrument. in the end, it's about the playing style, Yeah. because if you would be a Western way, Yes, right? yes, yes. Yeah, exactly. So that is in the end what decides whether I play this cello or another cello. And then how do you play these tarab? These are tarab kitare, na? Yes. It's like that, I just have them resonate, Just really like the sitar. yeah. Okay, like Sarod, this sitar. bilkul. Okay, it's like that's wonderful. Yeah. Have you ever tried playing Western classical on sitar? इनफैक्ट Actually, हम yes. लोगों ने मार्च में कुछ महीने पहले वी डिड अ नाइस प्रोजेक्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग मोज़ार्ट। Okay. तो ऑन द सितार, चेलो एंड पियानो, पियानो lovely. जो आप जानते हैं, जी, जी, जी. आरसान। तो वी टुक अ फ्यू compositions of Mozart that both Ishan and Saskia and we felt that it would suit that project. तो बिल्कुल मोज़ार्ट को composition लेके उसको पूरा नहीं, लेकिन एक्सर्प्ट्स उसको लेके हम तीनों इंस्ट्रूमेंट पे बजाए, और उसके ऊपर फिर हमारे जो इंडियन इम्प्रोवाइजेशन वो जो अंग है उसको हम लोगों ने फिर बजाए। बहुत अच्छा। तो कुछ करते रहते हैं ऐसे। That's wonderful. ये मेरा हमेशा से एक आक्षेप रहा है उन लोगों के लिए जो
जो इनोवेशन के नाम पर, एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पर एडल्ट्री करते हैं. बिल्कुल So बिल्कुल there is a difference between innovation and adultery. एब्सोल्युटली And there are people, I will not name, but there are people only for the sake of popularity or बिल्कुल they are playing it to the gallery. बिल्कुल वो अपने म्यूज़िक की या अपने जो भी कला है उसकी जो शास्त्रीयता है, टेक्निकलिटीज़ हैं, जो उसका क्लासिक जो नेचर है, उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस कि मान लीजिए अमेरिका में बजा रहे हैं, दे आर नॉट accustomed of sitting for say 2 hours in a concert, so they'll play only 3-4 minutes something and they'll try to sort of distort whatever has been taught to them by their gurus. ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि फॉर्चुनेटली कभी हम लोगों ने ट्रेडिशन को ऑफ कोर्स वी लाइक टू पुश द बाउंड्रीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन जी जो उसका जो शास्त्रीयपन है उसको कभी हम लोगों ने छेड़ा भी नहीं. कोई और म्यूज़िक के साथ भी अगर हम बजाते हैं, जैसे चाइनीज़ म्यूजिशियन हुए या जैज़ म्यूजिशियन हुए या ऑर्केस्ट्रा के साथ भी, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी वी मेंटेन द क्लासिकल जो जितना भी है. इवन ये जो छोटा सा कॉम्पोजिशन हमने बजाया जी जी इसमें भी वी हैव ट्राई टू पुश द बाउंड्रीज बट मेंटेन द प्योरिटी उसमें exactly. क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सबको सीखना चाहिए जो आपने बताया कि ये जो एक भ्रम है कि नहीं साहब बहुत क्लासिकल बजाएंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा तो पीपल मे नॉट लाइक, एंड इवन फॉर दैट वी सॉर्ट ऑफ डू ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस. तो हमारी पूरी की पूरी जो डिस्टॉर्ट कर देते हैं हमारी बेसिक नेचर, पूरी शास्त्रीयता को. लेकिन जो आपने दुनिया की शायद हर बड़ी संगीत सभा में बजाया है, मैंने जितना जानता हूँ, and almost you have played in almost all the prominent cultural centers of the world. जी. कौन सी जगह आपको लगी जहाँ पर you got the best response? I think in one way I always love to go to Kolkata. Okay. That's one place. But everywhere, I found it very interesting what you said about adapting to an audience. Yes, you have to understand who is with you, but if you take them with you, you're communicating this music, and you don't need to change anything because it's so beautiful in itself. Yes, of course. At the same time, if we would stick to only one way of playing the classical music, it would not be a living tradition, right? It would be like the Western compositions are written down as static. So it needs to move as well. Yes, A balance between both. Yeah, that's the beauty of Indian classical music. अगर हम स्पीक में के अगर मान लीजिए बच्चों के लिए बजा रहे हैं, अगर मान लीजिए फिर बच्चों को हमको ये जहन में ज़रूर रखना है कि हम बच्चों के लिए बजा रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम फिल्म सॉन्ग या ऐसे कुछ बजा रहे हैं. हमारे शास्त्रीय संगीत में इसकी डेप्थ इतना है कि हर किस्म के लोगों को पसंद आ सकता है. तो बच्चों के लिए अगर बजा रहे हैं तो राग भी ऐसे चुनेंगे जो बच्चे इमीडिएटली वो एडजस्ट कर सकें. लेकिन अगर वही कोई महफिल में बैठे हैं या कोई डोर लेन कॉन्फ्रेंस में बजा रहे हैं तो वहाँ पे अपना दरबारी का आलाप, लंबा आलाप कर सकते हैं. राग बच्चों के लिए छोटा सा एक दुर्गा बजाए या भूपाली बजाए जो इमीडिएटली वी कैन कैच देम. Yes, exactly. एक बार उनको अंदर ले लिए फिर तो the canvas is huge. So rather than going to the audience, bring them with you. बिल्कुल. अपने साथ लेके आ जाइए. Yes. That is the the most beauty. important. Yes. जी.
बहुत सुंदर। ये इतनी सुंदर कंपोजिशन है। इससे मुझे एक सवाल ऐसा याद आ गया कि क्या आप सोच के बजाते हैं या स्टेज पर इम्प्रोवाइज करते हैं, दोनों मिलके जब बजाते हैं? अक्सर इम्प्रोवाइज ही होता है क्योंकि ये म्यूज़िक जहाँ ले जाता है हम वहीं चलते हैं जी। हम इसकी साधक हैं हम इसकी सेवक हैं जहाँ म्यूज़िक ले चलता है बस उसके उसी के साथ। सो जनरली वी आर ऑलवेज इम्प्रोवाइजिंग एंड कुछ एक कॉम्पोजिशन भी है ऑफ कोर्स जैसे ये बजाए क्योंकि साथ में जब बजाना होता है एक साथ तो थोड़ा कंपोज जैसे ये एक हमारा ही कॉम्पोजिशन है उसमें सुंदर। फिर लेकिन ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग धाराओं के इंस्ट्रूमेंट हैं। बिल्कुल इनकी दोनों की खासियत अलग है और अपनी अपनी हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक शॉर्ट कमिंग भी रहता है। Absolutely. वो भी है। तो टू कंबाइन इट इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। और अब आपने उसमें तीसरा जोड़ दिया है कि आपका बेटा ईशान जो है वो पियानो बजाता है। जी। दैट इज़ थर्ड डायमेंशन टू द म्यूज़िक। इट इज़ अनदर म्यूज़िक, इट इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट which is even more difficult, I suppose. I mean, In its difficult own in a sense, ways. बिल्कुल, in its own ways. बिल्कुल। So how do you manage ये सब चीज़ें इतना डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन करने की आपको कैसे प्रेरणा मिलती है? हाउ डू यू मैनेज? इट इज We रियली have plenty of time together, I guess, as a family. No. Jokingly, but they complement each other, all the instruments. Once a journalist wrote that it's a kind of a reversal of roles. I have the stern male voice, and this is the delicate female voice. So, and together it's like a full orchestra of strings with a range. So, yeah, that's it's like nice. it's complete music, you know. You don't require anyone else now. It's you create everything with these instruments. That's wonderful. this is such a beautiful addition to our music हमारी जो tradition है you know Tagore in 1931 had written to his granddaughter और ये आपको अभी भी online मिल जाता है a letter from somewhere in Europe, I think in Scotland or कहीं पे She was where- in London. Yeah. where he said that I heard an instrument called the cello Okay. and it would be so beautiful to play Indian music on the Oh cello. my God. Yes. Tagore saw it उस ज़माने में हाँ. it took a few more decades for somebody to Exactly. actually yeah. do it. So did you play at Shanti Niketan to pay tribute to Gurudev? It's like, No, we should. I think we should In do fact, a concert. in yeah. fact Yeah, we had lovely. an offer लेकिन because of the pandemic I can understand. it has been postponed. No. You Hopefully should, you ज़रूर। should. Yeah. But that also gives me an idea to ask you, have you also taught this instrument to some of your disciples? Yes, I have. I have students all over the world, also in India. So, yeah, it's important. Teaching music, it's such a rich tradition, and it should be not just preserved, but enlivened and Yeah. Propagated. Yeah, that is to the another next. thing जो आप लोग कर रहे हैं, ये commendable है कि आप लोगों ने संगीत को सिखाने के लिए बाकायदा एक फाउंडेशन क्रिएट किया है। और ये संगीत को सिखाने के लिए मतलब ये एक तरह का रेगुलर संगीत शिक्षा नहीं है, जी। बट दैट इज़ व्हाट यू हैव परसीव्ड दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू लर्न म्यूजिक बिकॉज म्यूजिक इज़ इनबॉर्न, इनबिल्ट है हम सबके शरीर में, एंड दैट इज़ हाउ यू हैव क्रिएटेड। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि ये संगीत को हम इस तरह से सिखाएं और उसके लिए बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड जी। कोर्सेज करें, कुछ किताबें बनाएं जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को दिखाएं? ये नहीं, कैसे जैसे आया? आपने कहा कि यू नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बच्चे जो है वी आर बॉर्न विथ म्यूजिक। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बोले कि मैं ए म्यूजिकल हूँ, कि मेरे अंदर लय नहीं है। अगर लय नहीं है तो यू नो दिल धड़कता ही नहीं है, हम चलते भी नहीं लय में, बोलते भी नहीं। तो हर वॉइस में हर इसमें एक अपना एक साउंड है। अगर नहीं है तो फिर रोबोट जैसे एक ही इसमें बोलेंगे। तो एवरी पर्सन हैज़ म्यूजिक। लेकिन हाँ, कुछ में बचपन से माहौल मिला है या ऐसे। तो सास्किया हैज़ रिटन द फर्स्ट करिकुलम ऑफ इंडियन म्यूजिक टू बी टॉट इन स्कूल्स। That's wonderful. असल में हर
वी बिलीव एक बच्चे का एजुकेशन जो है इट स्टार्ट्स 9 months बिफोर इट इज बॉर्न, राइट फ्रॉम देन दैट एजुकेशन स्टार्ट्स। Yeah. और हम लोग संस्कार बोलते हैं, संस्कार वही है जो माँ और पिताजी जो घर में माहौल पैदा करते हैं, दैट इज द ट्रू। तो वेयर कैन वी गेट चिल्ड्रन फर्स्ट? वो स्कूल में जब ज्वाइन करते हैं तो हमारी इच्छा है कि संगीत जो है वो हर स्कूल में एज अ करिकुलम सिखाया जाए इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, और बच्चों का नीड समझते हुए। So Saskia has, because of her both education and musical background, उसको लेके she has designed this whole curriculum called Sangeet for All. Sangeet for all. Yes, yes, yes. And that's a wonderful experience. And I know that you are a master's degree holder in ethnomusicology, is it? Yes, Yeah. correct. So then, how does it help to sort of create this kind of curriculum? I did some side subjects in music education, and both my grandmothers and my mother and aunt from my mother's family all are educationalists. So the Waldorf or Montessori or Okay. a lot of those things. But more important, that children sing again, that they sing together, create music again. So we instill that life, because young parents often, when they think my child should become more musical, they play good music. They should just interact with them musically. So that's one of the many things. The other thing is what's often forgotten is how important, you said it earlier, music is to instill an identity, a sense of rootedness in your culture. In Europe, everyone will know who is Mozart, Beethoven, Bach. And here I felt at some point maybe children don't know enough about their own classical musical heritage. And when you know that, I mean, you can take off any direction. To divide the music, what often happens in schools is in Indian and in Western. A young child learns music. They don't learn Indian or Western. Since they are in India, they should understand the songs their grandmothers and mothers sang to them. Start from there, the classical tradition, and combine that with what your guru said. I mean, be strong like a banyan tree. Yes, of course. And then you can grow in any direction. That was for me also, because I was deep-rooted in Western classical. I could learn a much, much larger skill. But I think that is the main reason, that identity and a society that knows who they are can be confident anywhere. Yeah, कभी कभी दुख लगता है कि पंडित भीमसेन जोशी जी को या पंडित जसराज जी को, पंडित रविशंकर जी को, शायद हो सकता है पंडित रविशंकर जी इज द ओनली नेम which everybody recognizes, लेकिन इतने अच्छे अच्छे दिग्गज लोगों का अनफॉर्चुनेटली लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में। उनके तो जब तक उसको स्कूल के करिकुलम में डाला जाए, उसको ये कर दें एंड बिल्ड दैट लव फॉर म्यूजिक एंड आवर कल्चर, पूरा जो हम लोगों का जो है, एंड म्यूजिक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स टू टॉक अबाउट द रिचनेस ऑफ आवर कल्चर। Yes, of course. तो उस चीज़ को हम बचपन से अगर हर बच्चे में अगर दिया जाए, तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट वी नीड टू। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि मेरे ख्याल से ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो गुनगुनाता नहीं हो। शायद ही कोई व्यक्ति हो, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा जो गुनगुनाता ही नहीं। लेकिन गुनगुनाएगा हर एक व्यक्ति, लेकिन संगीत के बारे में प्रेम रखना, श्रद्धा रखना, अपने जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हो गए हैं, उनके बारे में जानकारी रखना। और आपने सही कहा कि स्कूल करिकुलम में शायद नहीं बताया जाता कि कौन पंडित भीमसेन जोशी हैं, कौन पंडित रविशंकर हैं, कौन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। ये सब इनके बारे में कभी हमने बताने की कोशिश ही नहीं की। और जिस एज में बच्चों को ये सब बताना चाहिए, उस एज में हम बच्चों को
बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के बारे में Yeah. बताते हैं, या अगर नहीं भी बताते तो उनको वैसे ही कहीं ना कहीं से पता है, मालूम पता पड़ जाता है. बिल्कुल, बिल्कुल. They think that they are more important. जी. They are important, of बिल्कुल, course, but of course. After a certain age, once they're in teenage, then Yeah. of course Yes, that of is a course. youth culture. लेकिन But रूट्स जो है childhood should be about the rootedness Yeah. in music. But when you started Music for All, this project, जी uh, what kind of response you got? That is the beauty. I often hear from classical music musicians and who teach music, children don't enjoy classical music. That is fundamentally not true. We don't bring them in enough. You're not going to play Rag Darbari for 2 hours. Yes, But what we do is a kind of musical mindfulness, listening, where they can go deep in themselves, or a musical story. Music tells a story Yes, to that's right, everyone. true. So to bring that out, have them paint, understand Rag Mala painting in the process. Yeah, So we have a lot of different listening activities as well. So to sensitize the ears opens the heart. yeah, that's wonderful. So has it been given to some schools, some institutions? Yes. वी हैव अभी तक हम करीब 20 स्कूलों के साथ काम किए हैं प्राइवेट स्कूल्स में. इच्छा है कि इसको गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस किया जाए. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ख़ास करके आजकल द होल अप्रोच जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें वी वांट टू मेक दिस अ पार्ट ऑफ एवरी चाइल्ड. तो अभी कुछ 20-25 हज़ार बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, और हमारे बच्चे आज सुरबहार सुन के दे कैन रिकग्नाइज द साउंड ऑफ सुरबहार. अगर राग भैरव बोलेंगे तो अपने माँ बाप को सिखाएंगे कि राग भैरव जो है वो सुबह का राग है, उसका एक गाना जो है वो है. तो 20-25 हज़ार बच्चों के साथ काम किए हैं. इच्छा है कि 20-25 हज़ार जो है वो 20-25 लाख भी बन जाए, क्योंकि एवरी चाइल्ड डिजर्व्स इट. बहुत ज़रूरी है शुभेंद्र जी, क्योंकि ये जो एम्बेसडर्स हैं, ये कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, म्यूज़िक के एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि समाज में ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सितार और तानपुरे में फ़र्क नहीं जानते. नहीं, बिल्कुल. और That's they true. they don't understand Yeah, कि what is the yeah, yeah. difference. सच में. तो इसलिए उन्हें हमारे साज़ों के बारे में बताना, जो लोग बजाते हैं उनके बारे में बताना. आई डोंट नो शैलो के बारे में कितने लोग जानेंगे. आई डाउट. तो दैट काइंड ऑफ एन अवेयरनेस एंड एजुकेशन. बिल्कुल. बट एज यू राइटली सेड कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इट हैज़ लॉट ऑफ एलिमेंट्स, एंड बिल्कुल, इनफैक्ट बिल्कुल. जो ये बात कही गई है कि ये सारे सब्जेक्ट भी they would not remain co-curricular. In fact, they would be a part of your regular teaching. Exactly. तो ये होना चाहिए. ये होना चाहिए, बिल्कुल. All the because great, whether it is Tagore, whether it is Plato, whether it is Rumi, whether it is Rajneesh, Osho, all have spoken about the value of music. Tagore said, where words end, music starts. Plato said, teach children philosophy, mathematics and music, but most of all music, because the patterns to music open the door to all learning. Yeah, that's great. आमतौर पर बहुत सज्जन, बहुत शांत, बहुत शालीन दिखने वाले शुभेंद्र राव को भी गुस्सा आता है. और ये कब आता है? ये तब आता है जब कोई उनके सास के साथ छेड़छाड़ कर देता है. और सिर्फ छेड़छाड़ नहीं करता, उसके साथ बदसलूकी करता है, उसके साथ सम्मान प्रकट नहीं करता है. दरअसल ये प्रश्न सिर्फ एक साज के सम्मान का नहीं है. ये प्रश्न उस कलाकार के सम्मान का है, उसकी कला के सम्मान का है, और उससे बड़ा प्रश्न हमारी अपनी संस्कृति के सम्मान का है. और मेरे ख्याल से शुभेंद्र राव जी ने इस छोटे से वाक़ये से दरअसल लोगों का ध्यान इस ओर ज़रूर आकर्षित किया कि कैसे हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना सीखना चाहिए. और इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा कायल हूँ. मुझे मालूम नहीं, और मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि अंततः उस विवाद का क्या हुआ. लेकिन जिस तरह से आपने वो सवाल उठाया कि आपके सास की ठीक तरह से एयरलाइंस ने देखभाल नहीं की, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है. और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे हम हमारी संस्कृति का और कैसे हम हमारे कलाकारों का, कला का, उनकी चीज़ों का सम्मान हमारे समाज में सुनिश्चित कर सकते हैं. जोशी जी, जैसे आपने कहा, मेरे लिए मेरे सास जो है
मेरे शरीर से बढ़कर है। अगर हाथ भी कट गया तो ठीक है, लेकिन सांस ठीक रहना चाहिए, क्योंकि इसकी हम पूजा करते हैं। ये हमारी माँ सरस्वती है। तो जब इसकी कोई भी छोटा सा भी कुछ भी हो जाता है तो रात को नींद नहीं आती है, जो तो वाकई में बहुत दिक्कत होती है जब ट्रैवल करना होता है। कई जगह पे कई बार हुआ है कि मेरे सितार कहीं न्यूयॉर्क में पहुंचा या ऑस्ट्रेलिया में या वापस इंडिया में आके देखे हैं तो टूट गया है अंदर। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको, क्योंकि लगेज में देना होता है, सास्किया का चेलो के लिए हम लोग ये वाला नहीं, जो बड़ा वाला है, उसके लिए हम लोग 10-15 साल करीब एक अलग से सीट लेते थे और चेलो को अंदर ले जाना होता था, क्योंकि वो तो और भी बहुत नाजुक वाद्य है। तो एक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हर चीज़ एक कलाकार की, चाहे वो अपना वाद्य हो चाहे कुछ भी हो, दैट सेंसिटिविटी हम लोगों को वी नीड टू इंस्टिल दैट इन आवर सोसाइटी। और ख़ास करके यू नो टू मेक श्योर कि आगे जो जितने भी जनरेशन्स आएंगे तो वी वांट टू मेक श्योर दैट दे स्टार्ट लर्निंग एंड हाउ टू रेस्पेक्ट इस, बिकॉज बिना एक कल्चर कोई भी यू नो कोई देयर इज नो कंट्री विदाउट कल्चर, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। एंड एज म्यूजिशियंस वी वांट टू मेक श्योर दैट जो हमारा साज है, जो हमारा सब कुछ है, वी प्रिजर्व दैट, वी प्रोपगेट दैट। एंड इसके लिए यू नो द गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वी एज आर्टिस्ट कम्युनिटी ऑल्सो हम लोगों को एक साथ जुड़ के वी नीड टू टेक दिस फॉरवर्ड। Because I remember we had a Greek band performing in our institution, and they asked for 2 extra seats. They were six of them were coming, but they said that we need 8 tickets. And I asked, why are you asking for 8 tickets? They said there are 2 tickets for our sensitive instruments. We can't keep them anywhere. और ग्रीस से यहाँ तक की फ्लाइट में not only the seat was reserved, but वो जो साथ में थे वो पूरी रात जगते रहे उसको इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए। तो ये भी एक सेंसिटिविटी होती है। बट दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी टू आस्क यू कि क्या परफॉर्मेंस को देखना या संगीत का आनंद लेना, फॉर इंस्टेंस, क्या इसकी भी शिक्षा दी जानी चाहिए? और मैं संगीत से ही नहीं, कोई भी कला रूप है, क्या उसको भी एब्जॉर्व करने की भी शिक्षा दी जानी चाहिए? एजुकेशन सिस्टम ऐसे एक हो जाना चाहिए, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, एक सोसाइटी का पूरा जो एक है वो एक माहौल ऐसा पैदा करना चाहिए जहाँ पे ये सब चीज़ों के लिए वाकई में इज़ यू नो म्यूज़िक एंड कल्चर एंड एवरीथिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। दैट इज़ व्हाट गिव्स यू दैट स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। तो उस शिक्षा में यू नो सबका हाथ है, गवर्नमेंट का हाथ है, माँ बाप का हाथ है और बच्चों का हाथ है। सब लोग जब मिलके एक साथ काम करेंगे तो पूरा सोसाइटी खुद अपने आप उठ जाएंगे। एंड आई थिंक दैट रिस्पेक्ट और वो जो एक वो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क हो सकता है। तो आर यू ऑल्सो इंक्लूडिंग दैट काइंड ऑफ टीचिंग इन योर करिकुलम और योर कोर्स? Absolutely. I think it's the foundation of that, the sensitizing. We do it through enjoyment, because we found that if that's what many artists try to do, you should sit still 2 hours and respect the culture. A 4-year-old will be scared. So, or the story, this is a very serious tradition, we tie our hair to the ceiling and practice all night. And on the other hand, there's a guy with a guitar, come and sing together. So we should, without diluting, without changing the music, because nothing needs to be changed, it's just our connection with it and our maybe the way we convey it to children, because it's such a height, this music, it is incredible. But if you start here and to someone who doesn't know anything, it will just go. So we need to engage in that way. And the sensitizing is the main thing. To me, however, to be sensitive to the sounds in nature, to maybe anything around you in nature, the singing of the birds, the trees, the nature, all of that
if they relate to that, it's kind of a very easy thing to get them to the classical traditions. So we do both. Yeah, that's very important. You know, unfortunately, this generation, especially the younger generation, they are forgetting the natural sounds. In fact, Yeah. 24 hours they have some earphone I in their know. ears, Ears, and they yeah. have some. We organized sound walks Yeah. with बच्चों के children. लिए। With children and teachers to understand what is our acoustic surroundings like. And when you do that, you realize that maybe 100 years ago, 80% of the sounds would be from nature, Yes. maybe 10 from humans and 10 from machines. Now the machines and the nature have reversed. Yes, of course. Yeah, yeah. And So that is unfortunate that more and more machines are occupying space in our day-to-day life also. I mean, natural things we are losing day by day and these बिल्कुल। things. तो ये इसमें भी हो रहा है एक्चुअली। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि अब कई लोग इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे जी। हैं। तो आपको लगता है कि is it correct to use technology in the instruments? As long as technology is used to enhance and not to distort. टेक्नोलॉजी से डरना भी नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी का अपना जो एडवांटेज है उस चीज़ को हम लोग यूज़ करें, एंड प्रोग्रेशन ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो कोई भी चीज़, सितार भी जो है वो 5000 साल पुरानी नहीं है। कोलैबोरेशन करते 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 सितार अपना 700 साल से 5000 साल। सो वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ to try to something, but not for the sake of doing. Yeah. लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को भी उसका जो एक वैल्यू है उसको हम लोग अगर यूज़ करें, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेशन। जोशी जी, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यू नो, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज हम लोग कई बार क्या बोलते हैं कि यू नो द यंगर जनरेशन ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। आई थिंक responsibility lies with us. The responsibility lies with our parents' generation. So we are the people who can pass it on in the right way. एंड अगर उस चीज़ को हम बच्चों को या यंगर जनरेशन को सही ढंग से अगर सिखाया जा सके तो वो लोग ज़रूर अपनाएंगे उसको। सो आई लव द यंगर जनरेशन फॉर द एनर्जी दे ब्रिंग, लेकिन उनको क्या देना है, क्या अच्छा है, वो हमारे ऊपर है। लेकिन ये जो जनरेशन है ये बड़ी पैशनेट है। बिल्कुल। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ अपनी ज़िंदगी में की है कि आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में भी बदल दिया। ये कई लोग होते हैं जो पैशन अलग है, प्रोफेशन अलग है। द चाइल्ड वांट्स टू लर्न म्यूज़िक, बिल्कुल। संगीत सीखना चाहता है, डांस सीखना चाहता है, पर कंपल्सरी नहीं है कि आप मेडिकल पढ़ो, डॉक्टर बनो। तो वो ख़राब डॉक्टर बनता है। हाँ। और ख़राब म्यूजिशियन बनता है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं करता। सो हाउ डू यू सी इट? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन दी पर्सपेक्टिव, लुकिंग एट थिंग्स। बिल्कुल। तो आप कैसे सोचते हैं कि हाउ कैन योर पैशन बिकम्स, it can become profession, number one, and how it helps one to sort of achieve growth in his entire life. And that is dependent on the parents. जी। Yeah. अगर बचपन से अगर यू नो वो क्रिएटिव माइंड रखें और ओपननेस रखें, तो अगर बचपन से उनको बोला जाए कि नहीं तुमको यही करना है, तो बच्चे जो है दे आर लाइक क्ले, वो जिस तरह आप मोल्ड करेंगे वो अपने आप वो मोल्ड होते रहेंगे। अगर उसको अगर आप काटेंगे तो फिर कट जाएगा। सो वी शुड That's नेवर डिस्करेज दैट। And it doesn't need to be a profession. You know, you can just enjoy an activity because it builds the personality. We don't need everything to have a direct result. That's what we suffer with often. I mean, a child learns music. When can they go for competitions, for performance, for this? Hold on. Do you enjoy it? Yes. Does it add value to your life? So we have to look more like that, because if those things are taken care of, you will automatically do better in mathematics and language and all of those things. If you're happy and confident, so I think we need to maybe allow children to also do something just because they enjoy it. Enjoy it, yeah. That's
So मैं very- परसों ही एक टैक्सी में आ रहा था, जी। तो सितार जैसे ही देखा तो टैक्सी ड्राइवर पूछा कि सर ये आप म्यूजिशियन हैं, आप संगीतकार हैं? तो मैंने कहा हाँ सर मेरा भी बहुत पैशन रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं ज़िंदगी के इसमें फंस गया हूं, कभी सीख नहीं पाया। तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही शायद ज़िंदगी का मूल मंत्र है कि जो भी कलाएं, जो भी आपके अंदर के गुण हैं, आप पहले उसका आनंद लेना सीखें, उसको मज़ा लेना सच सीखें। में। वंस यू बिकम हैप्पी यू कैन मेक दिस वर्ल्ड हैप्पी। बिल्कुल, आई मीन नीरज चोपड़ा को देखिए, जी। ही फॉलोड हिज पैशन एंड बिकेम द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। ऑफ कोर्स तो पैशन जो है उसको फॉलो करना चाहिए और माँ बाप को उसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। और मुझे लगता है कि यही हमारी आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि हमें पैशन को फॉलो करना चाहिए। और ख़ासकर भारत, जहाँ पर आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, कलाओं का भंडार है ये देश, संस्कृति इसकी इतनी विपुल और विराट है कि हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ स्थान है, हर एक व्यक्ति के आनंद के लिए यहाँ स्थान है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस आनंद को सीखें, समझें, सोचें और कैसे उसका उपयोग करें। ये बहुत अच्छी तरह से आज हमें शुभेंद्र राव जी ने, शासकीय जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की कलाएं, भारत की संस्कृति कैसे अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं, ये आपने बताया। शुभेंद्र जी, शासकीय जी, आपके साथ आज बात करके बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सारी बातें की। अब आपसे एक और गुजारिश है कि बस कोई एक ऐसी चीज़ सुना जाए जो हमारे कान जो हैं वो अभी थोड़े से अतृप्त रहेंगे, इसे और तृप्ति मिल जाए।
इतना सुंदर संगीत आपने हम सबको सुनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।